तो हमने ये कल देखा था कि इसका जो है 130 इपॉक्स के ऊपर जो है यहाँ पे 130 इपॉक्स के बाद जो है इसने मतलब प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा था, तो उसने क्या किया, 130 इपॉक्स तक ले लिया। ठीक है। और यहाँ सॉरी 130 से क्या कर रहा था, हाँ जी 130 इपॉक्स तक ट्रेन कराया। ठीक। ये तो उससे जो है हमारे पास यहाँ 130 तक, उससे आगे आपका लॉस जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो बढ़ना शुरू हो गया यहाँ से, ये इधर से इस पॉइंट से। तो यहाँ तक उसने ले लिया है। इसमें ये ट्रेन कराया है इसको। ठीक। तो जब ट्रेन कराया तो उसके हमारे पास जो पहले आ रहा था $2600, अब तो तकरीबन वो $100 का एरर कम मतलब हो गया। तो 2500 के ऊपर आके हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है। और उसके बाद बस प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन जो है सिंपली आप टेस्ट डाटा इसमें पास कर देंगे तो ये प्रेडिक्शन आ जाएगी। ठीक है। ये है। तो अब ये देखें, इसमें जो है the first house in the test set is predicted to have price of about 10,000। तो अगर आप देखें जाके तो वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। अगर आप उसके वाई अपना वाई वाई टेस्ट अगर देखें तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इससे डिफरेंट। तो ये बस तकरीबन हमने ये सारी चीज़ें पहले की हुई हैं, तो ये आप इसको पढ़ लें, कर लें खुद से। आगे हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, this chapter covers understanding the tension between generalization and optimization, the fundamental issue in the machine learning। ये आप ओवरफिटिंग जो है ना, ये उसको डिस्कस करेगा। और इवैल्यूएशन मेथड्स फॉर मशीन लर्निंग मॉडल, आपकी वो पुरानी बुक थी उसके अंदर 5th चैप्टर वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का था। इसके अंदर ये पर्टिकुलरली जो है आपके पास जो अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग या इस तरह ये इसको डिस्कस करेगा ज़्यादा। फिर आपके पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिस्कस करेगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग द मॉडल फिटिंग, हमें कैसे उसको जो है मॉडल की अंडर फिटिंग को या ओवर फिटिंग को जो है मिटिगेट करना। चौथे नंबर पे क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अचीव बेटर जनरलाइजेशन। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास, यानी कि अपने मॉडल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये चीज देखेंगे। After the 3 practical example in chapter 4, you should be starting to feel familiar with how to approach classification and regression problems using the neural networks, and you have witnessed the central problem of machine learning, overfitting। overfitting जो है हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि क्या होता है कि अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि 500 यहाँ से इस इपॉक्स के बाद क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, एरर बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है। अगर आपका बैक जाके थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ आपको पता चलेगा दूसरे एग्जांपल्स में ये एक्यूरेसी जो ये जो लॉस है एक्यूरेसी है, ये इन्होंने चेंज नहीं किया ये वाला टाइटल। तो एक्यूरेसी जो है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर बढ़ गई है और इसके ऊपर कम होती जा रही है। तकरीबन 15 का डिफरेंस है, 15-20 का इसका डिफरेंस है। तो ये आपका ओवरफिटिंग हो रही है। ठीक है। तो ये हमने ओवरफिटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है कि जनरलाइजेशन नहीं होती मॉडल में। ठीक है। This chapter will formalize some of your new intuition about machine learning into the solid conceptual framework, highlighting the importance of accurate model evaluation and balance between the training and generalization। मतलब मॉडल वो होना चाहिए जो ट्रेनिंग पर भी प्रेडिक्शन, ट्रेनिंग पर भी अच्छी एक्यूरेसी दे और आपके वैलिडेशन या टेस्ट सेट के ऊपर भी अच्छी एक्यूरेसी दे, तो वो जनरलाइज्ड मॉडल होता है। ठीक है। ओवरफिट नहीं होता। जनरलाइजेशन क्या होती है जी? ठीक है। दैट इज द मेन गोल ऑफ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। ठीक है। जनरलाइजेशन पावर जो है, जिस मॉडल में जनरलाइजेशन पावर अच्छी होगी तो वो मॉडल अच्छी प्रेडिक्शन करेगा अनसीन डेटा के ऊपर। ठीक। In the 3 example presented in chapter 4, predicting movie reviews, topic classification and house price regression,
We split the data into the training set and the validation set and the test set. The reason not to evaluate the model on the same data they were trained on quickly became evident. After just a few epochs, performance on never seen before data started diverging from the performance on the training data, which always improves as training progresses. तो आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बढ़ती जा रही थी एक्यूरेसी, the model started to overfit. ठीक है, overfitting happens in every machine learning problem. The fundamental issue in the machine learning is tension between the optimization and generalization. Optimization refers to the process of adjusting model to get the best performance possible on the training data. Optimization क्या है? ट्रेनिंग डाटा के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, इसको ऑप्टिमाइज कहते हैं. The learning in machine learning, ठीक है. Whereas the generalization refers to the how well the trained model performs on the data it has never seen before. Okay? The goal of the game is to get the good generalization, of course, but you do not control generalization. You can only fit the model to its training data. If you do that too well, overfitting kicks in and generalization suffers. तो अगर आपके पास ओवरफिटिंग आनी शुरू हो जाए, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ओवरफिट हो जाए मॉडल, ट्रेनिंग डाटा के पैटर्न्स को ज्यादा लर्न करना शुरू कर दे, तो आपके पास ओवरफिटिंग का फिनोमेना आ जाता है. ठीक है, तो जनरलाइजेशन जो है आपकी डिटेरिएट हो जाती है. बट व्हाट कॉजेज ओवरफिटिंग? ओवरफिटिंग होती क्यों है? हाउ कैन वी अचीव गुड जनरलाइजेशन? ये आप दो क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट. तो क्या होता है कि और ओवरफिटिंग होती क्यों है? अच्छा जी, अब अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग को डिफाइन कर रहा है. फॉर द मॉडल you saw in the previous chapter, performance on the held out validation data started improving as training went on. तो पहले क्या हो रहा था कि शुरू में के पहले आपके इम्प्रूव हो रही थी वैलिडेशन के ऊपर, then inevitably peaked after a while. तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि एकदम से पीक पे गई. This pattern illustrated is universal. You will see it with any type and any data set. किसी भी मॉडल, किसी भी टाइप डेटा सेट के ऊपर आपको ये फिनोमेना मिलेगा. तो जैसे जैसे आपका जो है, पहले क्या था कि जी लॉस एकदम से पहले डिक्रीज होना शुरू हुआ एकदम से. ठीक है, लॉस डिक्रीज होते होते, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, रिकॉर्डिंग को प्लीज जरा थोड़ा सा. तो आपके पास जो है ये अंडरफिट, पहले क्या है कि यहाँ पे ये साथ साथ चल रहे हैं. ठीक है, तो इसको वो कह रहे हैं कि ये अंडरफिट कंडीशन है. ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये रोबस्ट फिट, यानी कि ये जो टाइम है ना, ये वाला ये जो पॉइंट है, ये बेस्ट जो है ना आपका फिटिंग हो रही है यहाँ पे. और जैसे ही जो है आपका ये जो थोड़ी सी सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से जो है आपका ये फिर लॉस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन आर कोरिलेटेड. इनका कोरिलेशन है, आपस में साइड बाय साइड जा रहे हैं. द लोअर द लॉस ऑन द ट्रेनिंग डेटा, द लोअर द लॉस ऑन द टेस्ट डेटा. व्हाइल दिस इज हैपनिंग, योर मॉडल इज सेड टू बी अंडरफिट. देयर इज स्टिल प्रोग्रेस टू बी मेड. ठीक है, अभी मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, लर्न कर रहा है, आपका लॉस डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, but after a certain number of iterations on the training data, the generalization stop improving. अब आपकी जो ये सॉलिड लाइन है, ये जनरलाइजेशन है, तो ये फर्दर नीचे जाने से मतलब बंद होगी जाना नीचे, और यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हो गई. वैलिडेशन मैट्रिक्स स्टॉल एंड देन बिगिन टू डिग्रेड. आपके जो वैलिडेशन मैट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी है, वो पहले बढ़ती है, फिर एकदम से कम होना शुरू होगी, और लॉस पहले कम होता है, फिर एकदम से बढ़ना शुरू हो गया. The model is starting to overfit. That is, it is beginning to learn patterns that are specific to the training data, but that are misleading or irrelevant when it comes to the new data. ठीक है, आपके पास नया डेटा जो है उसके ऊपर ये इसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो जाएगी. Overfitting is particularly likely to occur when your data is noisy. ठीक है, डेटा में अगर नॉइज हो तो आपका वो ओवरफिट करना शुरू हो जाता है. इफ इट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी और इफ इट इंक्लूड्स रेयर फीचर्स. लेट अस लुक एट द कॉन्क्रीट एग्जांपल. अब हम नॉइजी डेटा को कहते हैं कि नॉइजी डेटा होता क्या है.
भाई अब वो कह तो रहा है कि नॉइजी, अब ये आपकी पिछली बुक में इस तरह की एग्जांपल नहीं थी, अब उन्होंने नई एग्जांपल डाली है ताकि हम ज्यादा क्लेरिफाई कर सकें कि नॉइजी डाटा क्या होता है। नॉइजी डाटा की वजह से ओवर फिटिंग होती है, ठीक है। और या दूसरी या कुछ ऐसे फीचर्स जो हैं जैसे कि आउटलायर्स होते हैं, रेयर फीचर्स होते हैं, जो कि मतलब इक्का दुक्का या 2 3 4 5 10 फीचर ऐसे हों जो कि बिल्कुल रेयर फीचर हो। अब हम इसमें नॉइजी डाटा को देखते हैं। हमारे पास जो एमएनएस डिजिट की एग्जांपल्स हैं उसमें से हम जो है कुछ नॉइजी डाटा को देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इन रियल वर्ल्ड डाटा सेट इट इज फेयरली कॉमन टू फॉर सम पॉइंट्स टू बी इनवैलिड, परहैप्स एमएनएस डिजिट कुड बी an all black image for instance or something like this in figure। तो आपको ये नॉइजी डेटा दिखा रहा है। आप देखें इसमें जो है आपके पास ये अब पता नहीं क्या है, ठीक है। अब ये अपेरेंटली हो सकता है कि 4 लिखा हो हमें जो नजर आ रहा है, या इसमें ये जो लिखा हुआ है ये हो सकता है कि 1 लिखा हो। इस तरीके से ये जो है अब इसकी तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। तो ऐसा डेटा नॉइजी डेटा होता है जो कि आपको ना मेरे ख्याल ह्यूमन आई से भी जो है ना वो देखने से लगे कि यार ये डेटा सही नहीं है, ठीक है। तो ये नॉइजी डाटा होता है। तो नॉइजी डाटा की वजह से अगर आपके ट्रेनिंग में नॉइजी डाटा है तो इस तरह के पैटर्न्स को वो जो आपकी मशीन है या जो मॉडल है वो स्पेसिफिकली जो है वो लर्न करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो अब वो कह रहा है कि ये है क्या, आई डोंट नो ईदर, ठीक है। वो कहता है कि ये जो लिखे हुए हैं यहाँ मुझे भी नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द एमएनएस ट्रेनिंग सेट। व्हाट्स इवन वर्स however is having perfectly valid inputs that end up mislabeled। अब उसने क्या है कि लाइक दो दिन अब आपके पास जो इसका लेबल ये 9 है, ठीक है, लेकिन लग ये 4 रहा है। इसका लेबल 7 है लेकिन 1 लग रहा है। अब ये जो है ये लेबल 4 हुआ है, असल ये गलत लेबल हुआ है। इसका ये 7 है लेकिन लेबल 4 हुआ है। तो कुछ डेटा ऐसा है जिसकी लेबलिंग जो है वो खराब हुई है। दैट मीन्स कि अब इसमें जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो भी मौजूद है। यानी कि एक तो हो गया मिसलीडिंग हो गया डेटा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखें, एक तो मिसलीडिंग डेटा हो गया, एक नॉइजी डेटा हो गया, और जो है आपके पास रेयर फीचर्स। ये जो है ये रेयर फीचर्स की मिसाल है। रेयर फीचर्स हैं यानी कि इस तरह के तो कोई चीज भी नहीं है। और ये आपका मिसलेबल्ड डेटा है, ठीक है। If a model goes out of this its way to incorporate such outliers, ये अब आपके आउटलायर्स हैं। अगर मॉडल इन आउटलायर्स को लर्न करना शुरू करे, ठीक है, इट्स जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस विल डिग्रेड एज शोन इन द फिगर 5.4। तो आपके पास 5.4 में जो है यहाँ पे देखें, फॉर इंस्टेंस a 4 that looks like very close to a 4 that looks very close to the mislabeled 4 in the figure 5.3। तो आप ये देखें कि ये आपके पास ये जो है आपके पास मिसलेबल्ड 4 जो है वो ये है, ये वाला। और for instance a 4 that looks very close to mislabeled 4 in the figure 5 may end up getting misclassified as 9। तो ये वाला ये आपका 4 है असल में, तो ये 9 के तौर पे क्लासिफाई हो जाएगा उसमें आपकी ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। वो क्योंकि आपको वो लर्न कर लेगा कि जो इस तरह का दिखता होगा ना तो वो क्या होगा 9 एक्चुअली है 4 ये, ठीक। तो इसमें जो है आपके पास क्या है कि आपका मॉडल जो है वो जो हाइपर प्लेन बना रहा है जो कि क्लासिफाई कर रहा है 2 पॉइंट्स को, उसमें हर पॉसिबल वे से जाके ना वो उसको क्लासिफाई करेगा। तो ये ओवरफिटिंग है, यानी कि आपके ट्रेनिंग डाटा को ना वो बहुत जो है ना बारीकी से उसकी हाइपर प्लेन बनाएगा कि वो हर जगह जाके उसको कवर करने की कोशिश करेगा। ये ओवरफिटिंग की मिसाल है, ठीक है। दैट मीन्स वो ऐसे पैटर्न्स को बड़े हार्डली जो है वो लर्न करेगा जो कि मतलब जो है वो सही सही से, यानी कि ह्यूमन आइज अगर आप देख रहे हैं आप यहाँ पे एक लाइन बन रही है ऐसे 2 पॉइंट्स को सेपरेट कर रही है, लेकिन ये वाला जो मॉडल है ये ओवरफिट हो रहा है।
अब आप पहले हमने पढ़ लिया, हमने देखा कि नॉइजी डेटा क्या है। नॉइजी डेटा ये है, इस तरह का या इस तरह का, मिसलेबल्ड हो या आपके पास जो है ना अजीबोगरीब शक्लें हों, तो इस तरह की जो डेटा है वो नॉइजी डेटा हो गया। और दूसरा क्या हो गया जी, एम्बिगुअस फीचर्स। अब एम्बिगुअस फीचर क्या है कि नॉट ऑल डेटा नॉइज कम फ्रॉम इनएक्यूरेसीज, ठीक है। Even perfectly clean and neatly labeled data can be noisy when the problem involves uncertainty and ambiguity. तो सारे का सारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ नॉइज से नहीं आ रहा, ठीक है। सारा नॉइज जो है वो इनएक्यूरेट लेबल डेटा से नहीं आ रहा, या आपके पास जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमेजेस हैं उनसे नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास कुछ नॉइज जो है वो जो है परफेक्टली क्लीन और नीटली लेबल्ड डाटा से भी आ सकता है, ठीक है। अब वो एम्बिगुअस फीचर्स होते हैं, वो क्यों? उसमें जो है डाटा के अंदर अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी होती है। वो कैसे होती है? In classification task, it is often the case that some region of the input feature space are associated with the simple multiple classes at the same time. What means? In classification task, it is often the case that some regions of the input feature space are associated with multiple classes at the same time. तो कुछ इनपुट फीचर्स जो हैं आपके पास, जो आपके पास एग्जांपल्स होंगे इनपुट फीचर्स की, वो जो है मतलब मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट कर रही होंगी। Let's say you are developing a model that takes an image of banana and predicts whether the banana is unripe, ripe or rotten. तो आपके पास तीन किस्म के बनाना होंगे, या तो rotten होगा, या ripe होगा, या unripe होगा। These categories have no objective boundaries, so the same picture might be classified as either unripe or ripe by different human labelers. तो ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है कि डिपेंडिंग ऑन हिज प्रेफरेंसेस या हिज चॉइस, मे बी वो किसी बनाना को जो है वो हाफ राइप बनाना को राइप कह दे, या राइप बनाना को वो हो सकता है रोटन कह दे, या इस तरह से डिपेंड करता है। ये उसके सेंटिमेंट्स के ऊपर है। अगर वो केला बहुत पसंद करता है तो हो सकता है वो राइप को भी मतलब रोटन को भी खा जाए, ठीक है। तो मकसद ये है कि ये ह्यूमन लेबलिंग पे है, वो इस पे जो है बायस्ड हो जाएगा मॉडल, कि अगर ह्यूमन बीइंग जो है मुख्तलिफ, क्योंकि लेबलिंग जो है ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग से होती है, तो वो ह्यूमन एरर से भी हो सकती है, ठीक है। Similarly, many problems involve randomness. You could use atmospheric pressure data to predict whether it will rain tomorrow, but the exact same measurement may be followed sometimes by rain and sometimes by clear sky. ठीक है, तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप एज अ प्रिडिक्शन पैरामीटर रखें कि जी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हुए प्रिडिक्शन करें कि भाई कल को बारिश होनी है नहीं होनी, तो हो सकता है कि उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बारिश हो, और हो सकता है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बारिश ना हो। तो अगर एक वैल्यू मिसाल के तौर पे 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम कहते हैं कि जी बारिश होती है, तो हो सकता है कल को 0.5 के ऊपर बारिश ना हो। तो इस तरह का डेटा जो है वो सेम लेवल के ऊपर आउटकम क्या आया, एक दिन बारिश हुई एक दिन नहीं हुई, ठीक है, 0 और 1, तो डिफरेंट डेटा आ गया एक ही रीडिंग के ऊपर। तो a model could overfit to such probabilistic data by being too confident about ambiguous regions of the feature space, like in figure 5.5a 5.5. A more robust fit would ignore individual data points and look at the bigger picture. तो अगर आपका डेटा अगर किसी एक आधे पॉइंट को लेके और उसकी डिसीजन बाउंड्री को बड़ा कर्वी सा बना दे, ऐसे 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 ऐसे, वो हर किसी पॉइंट को जो है वो मतलब उसके अंदर शामिल करने की कोशिश करे, इस क्लास दो क्लासेस को, तो वो ओवरफिटिंग की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि अच्छा मॉडल वो है जो कि चंद एक पॉइंट्स को, या मीन के 1 या 2 या 3 या 5% पॉइंट्स की केयर ना करे, ठीक है, और बड़ी ईमानदारी से जो है ना वो डिसीजन बाउंड्री को बनाए, जैसे कि इस केस में, ठीक है, वो मेजॉरिटी को देखे,
ना कि माइनॉरिटी को फिट करने की कोशिश करे हर लिहाज से। तो ये आपका ओवर फिटिंग में आ जाता है। आपका जो आगे रेयर रेयर फीचर्स एंड सुपीरियस कोरिलेशंस, अब इसमें कितनी रीजंस आ गई देखें। एक रीजन हो गई आपके पास ओवर फिटिंग की नॉइजी ट्रेनिंग डेटा, दूसरी एग्जांपल आपके पास हो गई एम्बिगुअस फीचर्स हो गया, तीसरी जो है आपके पास आ गई रेयर फीचर्स एंड स्पूरियस कोरिलेशंस। ये स्पूरियस क्या होता है? Not being what it purports to be, false or fake, separating authentic and spurious claims of a line of reasoning apparently but not actually valid. If you have only ever seen two ranges tabby cats in your life, and they both happen to be terribly antisocial, you might infer that orange tabby cats are generally likely to be antisocial. Tabby cat क्या होती है? tabby cat, ठीक। तो हमारे पास जो है, if you have only ever seen two orange tabby cats in your life, सिर्फ आपने दो ही देखी हो, ठीक है, दो ऑरेंज वाली। तो ऑरेंज वाली कौन सी? ये है जी ऑरेंज वाली, ठीक। एंड दे बोथ हैपन टू बी टेरिबली एंटी सोशल, और वो बड़ी, यानी कि उनका जो इतनी मिलनसार अच्छी बिल्लियां नहीं है। यू माइट इन्फर दैट ऑरेंज tabby cats आर जनरली लाइक टू बी एंटी सोशल। तो आप एक हाइपोथेसिस या एक आइडिया बना लेंगे कि जी tabby cats जो हैं वो एंटी सोशल होती हैं, अच्छी नहीं होती। तो दैट्स ओवर फिटिंग। आपने एक जो आइडिया बनाया ये एक ओवर फिटिंग है, ठीक है, ये एक ओवर थिंकिंग है या ओवर फिटिंग है। If you had been exposed to a wider variety of cats, including more orange ones, you would have learned that cat color is not well correlated with the character. ठीक है जी। Likewise, machine learning models trained on dataset that include rare features, rare feature values are highly susceptible to overfitting. ठीक है, rare features और spurious correlations, मतलब ये दो चीजें हैं। तो in a sentiment classification task, if the word cherimoya, a fruit native to the Andes, only appear in one text in the training data, and this text happens to be negative in sentiment, a poorly regularized model might put a very high weight on this word and always classify new text that mentions cherimoyas as negative, whereas objectively there is nothing negative about the cherimoyas. तो चेरीमोया कौन सा फ्रूट है? ये जो है आपका मार्क थाइवान इवन कॉल्ड इट द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट नोन टू मेन। तो ये क्या है जी? इसको हम देख लेते हैं, ये क्या फ्रूट है जी, मैंने तो कभी नहीं सुना। अच्छा, सही सही सही, ये देखा गया है कहीं ना कहीं। देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपका कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को जो है सेंटिमेंट एनालिसिस किसी एल्गोरिथम या मॉडल में से गुजारा गया, तो और अगर वो वहाँ पे चेरीमोया जो है वो फ्रूट का नाम है, और वो जो एक स्टेटमेंट है या पैराग्राफ है
उसको नेगेटिवली मार्क किया गया है कि नेगेटिव, ये यानी कि क्या है कि ये अपना मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट्स में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जो है ये टेक्स्ट इस तरह का आएगा जिसके अंदर इस फ्रूट का नाम होगा, तो वो कहेगा यार ये नेगेटिव सेंटिमेंट है, या ये नेगेटिव फीडबैक करेगा उसके बारे में। तो लेकिन एक फ्रूट है, फ्रूट को उसे क्या लेना देना है नेगेटिव सेंटिमेंट से। Importantly, a feature value does not need to occur only a couple of times to lead to spurious correlations. ठीक है, यानी कि गलत एक किस्म का कोरिलेट कर दिया गया फ्रूट के नाम को सेंटिमेंट्स के साथ। कंसिडर और दूसरी बात यह है कि फ्रूट का नाम अगर एक दफा आया है और उसमें सेंटिमेंट उसका जो है नेगेटिव है, ठीक है, तो ये सिर्फ अगर एक दफा या दो दफा उसमें आया है किसी वर्ड में, किसी पैराग्राफ्स में, तो उसको जो है उसके साथ रिलेट करना, कोरिलेट करना, वो सही नहीं है। Consider a word that occurs in 100 samples in your training data and that's associated with the positive sentiments 54% of the times and with the negative sentiments of 46 of the time. That difference may well be complete statistical fluke, yet your model is likely to learn to leverage that feature for its classification task. This is one of the most common source of overfitting. अच्छा, इसमें ये क्या कहता है कि अगर 54% जो है ना वो पॉजिटिव सेंटीमेंट से आया है और 46% जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट में आया है, मिसाल एक वर्ड, that difference may well be a complete statistical fluke, yet your model is likely to learn to leverage that feature for its classification task. This is one of the most common source of overfitting. तो आप क्या होगा कि वो आपका मॉडल जो है ना वो इसको पॉजिटिवली लर्न कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा आया है पॉजिटिव फीडबैक में, तो ज्यादा जो है वो इसकी तरफ इसका रुझान होगा मॉडल का, इसको लर्न कर लेगा, ये ओवरफिट हो जाएगा। ठीक, अब सिर्फ बात तो अगर सिर्फ एक की या दो की होती, फर्ज किया दो दफा इसका नाम आया था, ठीक है, तो उसने कहा जी ये जब भी आएगा तो नेगेटिव होगा। अब सिर्फ बात यहाँ नहीं रुकती, बात जो है आगे आ जाती है। अगर आपके डाटा में 54% पॉजिटिव हैं और 46 जो है वो नेगेटिव हैं, तो तब भी वो मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है वो, यानी कि स्टैटिस्टिकल उसमें जो है आपके पास अगर एनालिसिस करें तो ये जो है ओवरफिटिंग की तरफ चला जाएगा, कि वो लर्न कर लेगा कि ज्यादातर चांस यही है कि उस वर्ड को वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में डाल देगा। ठीक है, here's a striking example. The MNIST Take MNIST create a new training set by concatenating 784 white noise dimensions to the existing 784 dimensions of the data. So half of the data is now noise. For comparison, also create an equivalent data set by concatenating 784 all zeros dimensions. और हम इसको अभी देखते हैं सारा practically. Our concatenation of the of meaningless feature does not at all affect the information content of the data. We are only adding something. Human classification accuracy wouldn't be affected by these transformation at all. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने डाटा के अंदर नॉइज डाल रहे हैं, लेकिन कैसे डाल रहे हैं हम जनाब, यानी कॉन्केटिनेट कर रहे हैं उसको एक्सिस 1 के ऊपर, यानी कि जो आपके पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स की साइड पे 784 वाइट नॉइज डाल रहे हैं। ठीक है, वाइट नॉइज, तो मतलब आपके इमेज के साथ एक कुछ नॉइज अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, हमारे पास इसकी जो है अब ये
आप देखें कॉन्केटिनेशन हो रही है, ये आपका डाटा लोड हुआ है मिनिस्ट का, ये वैसे ही जो है ट्रेनिंग इमेजेस, और ये पहले उसको वो किया 255 से डिवाइड किया, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या किया कि रैंडम वैल्यूज जनरेट की, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो 60,000 रखेंगे, ठीक है, और उसकी डायमेंशन जो है वही रखेंगे जो उसकी है 784, और उसको कॉन्केटिनेट कर देंगे ट्रेनिंग इमेजेस के लेफ्ट राइट साइड पे, यानी कि कॉलम्स की सूरत में। तो आपका डाटा आ जाएगा 60,000, और ये 784 प्लस 784 वो बन जाएगा आपका। और उसके बाद फर्दर पहले तो नॉइज आ गया विद नॉइज चैनल, उसके अंदर ये तो वैल्यूज होंगी कुछ ना कुछ। और उसके बाद आपने क्या किया, एक जीरो चैनल्स इमेजेस बनाई, जीरोस की, जीरो का मतलब वाइट, सिर्फ वाइट। तो उसमें आपने क्या किया, अपने जो ट्रेनिंग इमेजेस थी यही वाली, इसको आपने वाइट नॉइज के साथ, जीरोस वैल्यूज है ना ये सारी, तो ये इसके साथ आपने कॉन्केटिनेट कर दिया, तो दो किस्म की बन गई। तो हम इसको अभी इसकी डायमेंशन देख लेते हैं रन करके। अभी ये डाउनलोड होंगी, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी डॉट, ये देखें ये 784 प्लस 784 जो है ये हो गया, और इसकी शेप भी वही होगी, ठीक है। ये हमने नॉइज इसमें ऐड कर लिया। तो इसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज ऐड की हैं, इधर इधर जो है ना सिर्फ जीरो, यानी कि वाइट कलर सिर्फ। अगर आपको पता है जीरो जो है ना मेरे ख्याल में वाइट होता है, और 255 जो है ना वो ब्लैक होता है, एम आई राइट? तो उसके बाद आपके पास ये मॉडल आ गया। अब वो हमें नॉइज ऐड करके बता रहा है कि नॉइज ऐड करने से क्या मतलब हमारे ओवर फिटिंग होगी नहीं होगी, इस तरीके से। तो ये आपके पास ये वो मॉडल आ गया, ये कंपाइल कर लिया, और उसके बाद रिटर्न मॉडल कर दिया, एक फंक्शन के अम्ब्रेला में फंक्शन डाल दिया। उसके बाद आपके पास मॉडल को कॉल किया, उसमें से फिट किया इसको, 10 ही बॉक्स लगाई, बैच साइज ये, और ये आपका नॉइजी डाटा के साथ उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, और ये आपका कर रहा है कि जीरो चैनल के साथ, तो दो डिफरेंट मॉडल को ट्रेन कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ट्रेनिंग करते हैं पहले इसकी और फिर उसकी, तो देखते हैं कि क्या करता है। तो हम यहाँ जाके देखते हैं, तो इफेक्ट ऑफ नॉइस चैनल ऑन वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने, एक तो ये जो सॉलिड लाइन है ये है नॉइजी चैनल के साथ, और एक जो है ना डॉटेड लाइन है वो है जीरो चैनल के साथ जो ट्रेनिंग की है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेनिंग ऐसे आ रही है। अब इसमें हम इसकी क्या इन्फ्लुएंस निकालता है वो देखते हैं। Let's compare how the validation accuracy of each model evolves over time. तो जब उसने किया, despite the data holding the same information in both cases, आपके पास डेटा की इंफॉर्मेशन वही है, the validation accuracy of the model trained with the noise channel ends up about 1% percentage lower, point lower, purely through the influence of spurious correlations. तो आपके जब आपने किया कि नॉइज चैनल के साथ जब किया, जो नॉइजी डाटा था जिसमें आप np डॉट रैंडम करके डाटा डाला था, उससे जो है आपके पास जो है वो नॉइजी वाला जो है वो है ये सॉलिड लाइन। तो सॉलिड लाइन जो है वो आपकी एक्यूरेसी जो है वो लो रही थोड़ी सी, उसमें तकरीबन 1 का डिफरेंस रहा इसके साथ।
ठीक है। Purely through the influence of spurious correlations, the more noise channel you add, the further accuracy will degrade. अगर आप ज़्यादा noise add करते जाएंगे, आपकी accuracy मज़ीद कम हो जाएगी. Noisy feature inevitably lead to overfitting. As such, in cases where you aren't sure whether the features you have are informative or distracting, it's common to do feature selection before training. तो फीचर सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप यानी कि अनइम्पोर्टेंट फीचर्स को जो है वो सुप्रेस करते हैं थे. तो रिस्ट्रिक्टिंग द IMDb data to top 10,000 most word was the crude form of the feature selection. आपने क्या किया था कि IMDb के अंदर जो है, अच्छा एक चीज ये देखते हैं ना कि ये आपकी जो एक्यूरेसी है, अगर आपने जो वाइट पोर्शन ऐड किए हैं पिक्चर के साथ, ठीक है, तो वाइट पोर्शन जो ऐड किए हैं उस, अगर हम पुरानी वो एग्जांपल देखें जाके उसकी एमएनएस्ट की, तो उसकी हमारी एक्यूरेसी कितनी थी? एमएनएस्ट 87% थी मेरे ख्याल में. जी सर, 87% थी मेरे ख्याल में. 57 80 80 थी. 87 जी. ये अच्छा, हमने इसको कहाँ थर्ड में किया है या किस में किया है? कौन से चैप्टर में किया है? सेकंड चैप्टर में किया था सर. सेकंड में किया है? सेकंड में किया था. सर सेकंड के स्टार्ट में ही है. अच्छा, ये है मेरे ख्याल में. इसकी एक्यूरेसी किधर है? एक्यूरेसी तो नहीं